नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए आपके अपने सर पवन सर का। देखो, कलाम की हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए है, थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए ही उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड दे रहा है वो बाद में थर्ड ग्रेड भी देगा, ये तो कंफर्म है। तो फिर ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये माइनर टेस्ट 8 है जो 29/6/2025 को हुआ था। फोर्थ ग्रेड वाले विद्यार्थी, उनके लिए मैं थोड़ी ही देर में क्लास अपलोड करूँगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड में ये साइकोलॉजी का, इसके अंदर ना 52 क्वेश्चन साइको के, ठीक है ना, और बहुत अच्छी साइको पूछी है। पहला क्वेश्चन है, सीखने का कौन सा नियम पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है। बहुत बहुत आसान सवाल है। क्या लिखा हुआ है? पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पे। तो स्पष्ट व्यवहार पे कौन होगा? व्यवहारवादी होगा। बेसिक सवाल है तो पहले में व्यवहारवादी, नेक्स्ट है अधिगम एक प्रविधि है। तो पहले जिसको अधिगम समझ में नहीं आता है ना, उस वर्ड का अर्थ समझा देता हूँ। देखो गाइस, अधिगम क्या होता है? अधिगम कुछ भी नहीं होता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। एक बच्चा था दापू, दापुड़ी को तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। दापुड़ी को आप जानते ही हो। तो क्या हुआ कि दापुड़ी जो थी, दापुड़ी जब छोटी बच्ची थी, ठीक है, तब उसने क से कबूतर लिखना सीखा, क से कबूतर, ठीक है, और ख से खरगोश सीखा। लेकिन दापुड़ी जैसे जैसे बड़ी हुई तो उसकी सहेलियों ने उसने मैथ सीखी, या उसकी सहेलियों ने क्या कहते हैं उसको, किसी ने चोटी बनाना सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने ज्ञान की बातें बताई। तो दापुड़ी को अधिगम हुआ। अधिगम दैट मीन्स दापुड़ी नई नई चीज़ें सीखी, ठीक है। उस अधिगम से दापुड़ी अब डिसीजन करती है कि कालू नई टॉप आदमी है या कमलेश टॉप आदमी है, किसकी तरफ जाना है। मतलब अधिगम का दैट मीन्स हो गया कि जो आपने लर्न किया है, जो सीखा है। तो अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक प्रविधि है। प्रविधि को अपन क्या बोलते हैं? टेक्निक, ठीक है ना। साथ साथ हमेशा इंग्लिश देखते रहना साइको में, बहुत गोल्डन टिप दे रहा हूँ, ठीक है। तो अधिगम एक प्रविधि है। तथ्यों को याद करने की नहीं, तथ्यों को याद करना तो रटना हो गया। पाठ्य पुस्तक में दिए हुए विषय को याद करना नहीं। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करना, बिल्कुल सही, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करना। जैसे जो दापुड़ी है, दापुड़ी की सहेली उसको कहती है कि यार कमलेश मज़ेदार है, मतलब कमलेश अच्छा लड़का है, कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। तो दापुड़ी को अनुभव हुआ कि यार मेरे को भी कमलेश अच्छा लग रहा है, कालू थोड़ा आजकल सेटलमेंट नहीं है, ये कालू अच्छा लग रहा है। मैं रंग भेद नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो दापुड़ी को अनुभव हुआ, जो दापुड़ी की सहेली पपुड़ी ने दिया, ठीक है ना। तो अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण क्या होता है? अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण होता है अधिगम, ठीक है ना। अधिगम की एक प्रविधि अर्थात अधिगम की एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? कि अनुभव लो और अर्थ का निर्माण करो, कि कौन बढ़िया है कौन खराब है, मतलब अच्छी चीज अनुभव से सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? आप कहेंगे कि सर ये कथन रटने पड़ेंगे। बिल्कुल रटने पड़ेंगे, मैंने भी रटे हैं। और इस पेपर में मेरे पूरे कलाम के जितने भी बच्चे हैं उसमें मैं समझता हूँ टॉप 10 में मेरे नंबर आएंगे। मेरा सब्जेक्ट कमजोर है, जीके एकदम दाड़ फाड़ है, ठीक है ना। टॉप 10 विद्यार्थियों में मैं इस पेपर में मेरे अच्छे ऐसे नंबर आ रहे हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कुछ भी मत रखो, उत्तरोत्तर सामंजस्य दिमाग में रखो। उत्तरोत्तर सामंजस्य किसने कहा? स्किनर ने कहा। ये रटने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम असत्य कथन को पकड़ना है, मतलब कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट कौन सा है। अधिगम अर्थात लर्निंग, चीज़ों को अनुभव से सीखना। लर्निंग एक प्रक्रिया है, ना कि उत्पाद। बिल्कुल सही बात है, लर्निंग एक प्रक्रिया है। मान लो कि दापुड़ी को पप्पुड़ी ने तो कहा कि यार कमलेश अच्छा है, ठीक है, फिर दापुड़ी कमलेश की तरफ थोड़ी झुकी, जितने में कमलेश की बहन ने कह दिया कि कमलेश कमलेश धूड़ है, मेरा भाई तो धूड़ है। तो दापुड़ी का यार कमलेश धूड़ है, कालू की तरफ चलते हैं। कालू की बहन ने कह दिया कालू ये नाक में अंगुली डालता है, तो ठीक है। तो दापुड़ी का मूड फिर खराब हो गया। अब दापुड़ी, ये प्रक्रिया है, देखो दापुड़ी अधिगम से उत्पाद पर नहीं पहुंची थी कि कमलेश सही है या कालू सही है। दापुड़ी इस अधिगम से इस प्रक्रिया को एंजॉय कर रही है। अधिगम दैट मीन्स लर्निंग की प्रक्रिया को दापुड़ी समझ रही है कि कौन बढ़िया है। कोई कहता है कमलेश बढ़िया है दापुड़ी को, कोई कहता है कि क्या कहते हैं जो कालू बढ़िया है, तो कोई कह देता है कि मतलब कोई भी बढ़िया है, मतलब मान लीजिए कि अशोक गहलोत बढ़िया है, ठीक है ना। तो दापुड़ी इस प्रक्रिया में है अभी, ठीक है ना। तो लर्निंग क्या है? एक प्रक्रिया है, चीज़ों को सीखना। मान लो आज आपने सीखा कि पवन सर अच्छा पढ़ाते हैं, कल मान लो कि कोई और सर मिल जाएगा आपको, तो हो सकता है वो अच्छा पढ़ाए। एक सामान्य प्रक्रिया है। पवन सर की मतलब स्थायी तो थोड़ी एक पवन सर ही है, कल को पवन सर के मतलब जैसे ही कोई और अच्छा सर आ जाएगा, बिल्कुल आना भी चाहिए, चीज़ें कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है। अब दापुड़ी को क्या चाहिए? नया प्रेमी चाहिए। तो दापुड़ी का उद्देश्य क्या है? प्रेमी, ठीक है ना। तो दापुड़ी अधिगम किस लिए कर रही है? पता किस लिए कर रही है? लर्निंग किस लिए कर रही है? कि उसको उद्देश्य है कि उसको प्रेमी चाहिए। तो दापुड़ी पता कर रही है कि कमलेश सही आदमी है कि कालू डॉन सही आदमी है। तो दापुड़ी पता कर रही है। दैट मीन्स अधिगम जो होता है वो क्या कहते हैं? जो उद्देश्यपूर्ण होता है। दापू का उद्देश्य है कि यार मेरे को चाहिए प्रेमी, ठीक है ना, मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं तो दापा हुआ आदमी हूँ, राम, ठीक है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल। किसी ने कह दिया कमलेश बढ़िया है, किसी ने कह दिया कालू बढ़िया है, किसी ने कह दिया मयंक सोनी बढ़िया है। क्लास में जितने भी लड़के थे, दापू पागल हो चुकी है, डापा चूक हो चुकी है। दापूड़ी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसके पास जाऊँ, और दापूड़ी का दिल अटका हुआ है कमलेश कालू नाई के पास में, ठीक है। लेकिन लोग कह रहे हैं यार ये तो फालतू आदमी है, ऐसे वैसे लोग भिड़का रहे हैं। तो दापूड़ी अभी किस में है? प्रक्रिया में। और अधिगम क्या है? प्रक्रिया है। दैट मीन्स अधिगम जिंदगी भर चलता रहेगा। जब तक दापूड़ी को संतुष्टि नहीं होगी तब तक दापूड़ी सोचती रहेगी
कुण बढ़िया, बढ़िया कुण है, बढ़िया कुण है। तो अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल सही बात है। मूल प्रवृत्ति प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को भी अधिगम माना जाता है, नहीं माना जाता है। 2 वर्ड याद कर लो, एक तो मूल प्रवृत्ति याद कर लो, ठीक है ना, मूल प्रवृत्ति, और दूसरा क्या कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है प्रतिक्षेप क्रिया। जब भी ये वर्ड आ जाए ना, ये दोनों वर्ड रट लो, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जब भी ये 2 फिक्स वर्ड है रट ही लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ वापस से, मूल प्रवृत्ति और प्रतिक्षेप क्रिया, ठीक है ना। जब भी ये दोनों वर्ड आ जाए तो उनमें अधिगम होता ही नहीं है। तो असत्य कौन सा होगा, ये वाला असत्य होगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिकल अनुबंध रूपावली में यूसीएस दैट मीन्स अनकंडीशनल क्या कहते हैं, जो सिमुलेशन, ठीक है ना, और सीएस जिसमें यूसीएस पहले और सीएस बाद में आता है। यूसीएस का दैट मीन्स क्या हो गया और सीएस का दैट मीन्स क्या होगा। सीएस दैट मीन्स घंटी, ठीक है। यूसीएस दैट मीन्स भोजन, ठीक है ना। तो ऐसा अधिगम जिसमें क्या कहते हैं, जो भोजन पहले देंगे और घंटी बाद में बजाएंगे, उसको क्या कहेंगे, फर्जी अधिगम में पहले घंटी बजा के भोजन देना चाहिए ना। तो ये बैकवर्ड अधिगम हो गया, दैट मीन्स ये बैकवर्ड अनुबंधन हो गया, दैट मीन्स पिछड़ा अनुबंधन हो गया, क्योंकि उल्टा कर दिया इसने। वाटसन के द्वारा अल्बर्ट नाम के बच्चे पर किया गया प्रयोग अनुबंधन के किस गोचर का उदाहरण है। बहुत आसान सवाल है, उद्दीपक सामान्यकरण का है। आप कहेंगे सर हमें नहीं आता, अब से आने लग जाएगा, या वाटसन का जो सिद्धांत है उसको जाके पढ़ लो, तुरंत आ जाएगा। तो एल्बर्ट पर जो प्रयोग हुआ था वो उद्दीपक सामान्यकरण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुनर्बलन अनुसूची में से प्राणी को उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है, उसे क्या कहा जाता है। देखो, उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलेगा प्राणी को, दैट मीन्स हर उपयुक्त अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा, जो सीक्वेंस से मिल रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है, तो वो सतत पुनर्बलन अनुसूची होगी। कौन सी होगी, सतत पुनर्बलन अनुसूची। ये क्वेश्चन पेपर बहुत आसान सा है, बस हिंदी में नहीं समझ में आए इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में नहीं समझ में आए उर्दू में देख लो, उर्दू तो पेपर में आती नहीं है, तो भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, जब भी साइको पढ़ो, ठीक है ना, तो साइको जब भी पढ़ो हमेशा साथ साथ इंग्लिश देखते रहना, है ना, फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि एक जैसे ये तत्परता है, ठीक है ना, तत्परता को पिछले पेपर में लिख दिया था तैयारी, ठीक है ना। अब बच्चा डापा चूक हो गया कि ओई रे तैयारी का तो नियम मैंने पढ़ा ही नहीं, तो अब डापा चूक होना ही नहीं। अपने को पता है कि वहाँ तत्परता की जगह तैयारी कर दिया हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लॉ ऑफ रेडीनेस ही लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा ओड़े से आंखें इधर झुकानी, कन की नजरें, ठीक है ना, करके इंग्लिश में देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, ये इसका आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक एग्जांपल, एक नियम जो ये बताता है, यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है, बिल्कुल ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं। यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त नहीं होता है तो कमजोर होते हैं। बहुत आसान सा सवाल है कि उस बच्चे पर इफेक्ट क्या होगा। अगर उसको कहेंगे शाबाश कालू शाबाश, तो बच्चे को क्या होगा कि बच्चा मतलब राजी होगा, संतुष्ट होगा। उसको कहेंगे एक कालिया, मतलब सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है, तो उसको मतलब बुरा कहेंगे अगर, ठीक है, तो बच्चे का मूड खराब होगा। दैट मीन्स प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम का दूसरा नाम क्या है, संतोष और असंतोष का नियम। किस बुक में लिखा हुआ है, वंदना जादव नाम की एक मैडम है, उनकी बुक में संतोष और असंतोष का लिखा हुआ है। अपने रिस्क लेना ही नहीं, आप पवन सर के विद्यार्थी हो, अब मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। प्रभाव बोले तो भी है, वंदना जादव उनकी बुक में संतोष असंतोष है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। प्रभाव का नियम, प्रभाव क्या पड़ेगा, उसको प्यार से कहेंगे कालू डार्लिंग बेटा, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा कर रहा है, तो कालू पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कालू कहेंगे कालिया ऐसे काम नहीं करना, जोर से कहेंगे, मैं तो धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो फिर कालू का प्रभाव बुरा पड़ेगा, तो फिर कालू वो काम नहीं करेगा। आप कहेंगे सर आपने धापुड़ी का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया, तो देखो मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो ऐसा कोई कमेंट नहीं चाहता कि सर आपने महिला के खिलाफ गलत बोल दिया, है ना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ डांटना पड़ता। अभी तक मैं धापुड़ी को डांट नहीं रहा था, यहाँ डांटना पड़ता, तो मैंने पुरुष बेचारे डांट खाने के बहुत हिम्मती पुरुष होते हैं। हिम्मती पुरुष फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो पवन सर की जय हो। यार छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक निमेतिक अनुबंध का उदाहरण है। निमेतिक अनुबंध क्या होता है, निमेतिक दैट मीन्स कैजुअल अनुबंधन का उपयोग है, ठीक है ना। ये कहाँ होता है, ये आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। कहाँ होता है, व्यवहार परिमार्जन में, बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं ना, उसके मॉडिफिकेशन में होता है निमेतिक अनुबंधन। आप कहेंगे सर हमें तो नहीं आता, रट लो, आ जाएगा, ठीक है। साइको तो रटनी होती है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बुक किसकी है, खुले आम रटना है। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बुक किसकी है, BF स्किनर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं को उपयुक्त क्रम में जमाना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, अगर आप में से किसी बच्चे को आता है ना, तो भाई यार देखो मैं तो सबके लिए करूँगा, है ना। किसी को आता है तो 2 मिनट पानी पियो, पेशाब करो, रिलैक्स बॉडी करो, ठीक है। जब तक जिनको नहीं आता मैं उनको बता देता हूँ। देखो, अनुबंधन की कुछ टर्म्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। एक होती है टर्म अनुबंधन की US, एक टर्म होती है UR, एक टर्म होती है CS, एक होती है CR।
ये 4 टर्म होती है अनुबंधन की। सर ये क्या होता है? अमेरिका, यूएस, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ना है, ठीक है ना, अपन समझते हैं। देखो यूएस का मतलब है अनकंडीशनल सिमुलेशन। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है कि अनुबंधित, मैं क्या कह रहा हूँ, अनअनुबंधित, क्या कह रहा हूँ, जो अनुबंधित नहीं है, अनुबंधित या अनअनुबंधित, ठीक है ना। फिर अनअनुबंधित रिस्पॉन्स जो होगा ना, मतलब अनुक्रिया, अनअनुबंधित अनुक्रिया, उसको यू आर बोलते हैं। फिर सी एस का मतलब कंडीशनल, दैट मीन्स अनुबंधित। देखो अनुबंधित को अन है यहाँ पर, यहाँ अनु है सीधा, यहाँ अनु बाद में है, अनु से पहले अन है और यहाँ सीधी अनु है, ठीक है। और फिर सी आर का दैट मीन्स कंडीशनल रिस्पॉन्स। जब अपन क्या कहते हैं, कंडीशनल अर्थात अनुबंधित देंगे तो फिर वो क्या उद्दीपक, तो वो फिर अनुबंधित रिस्पॉन्स ही देगा। अब अपने को क्रम से जमाना है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन करते कैसे हैं? मैंने भी ये क्वेश्चन है ना डबल मार्क कर दिया था एग्जाम में देते टाइम, ठीक है। बाद में शांति से इस क्वेश्चन को किया और बहुत मतलब माथाफोड़ी तो नहीं हुई, लेकिन पेपर में गुड़के बहुत ज़्यादा किए मैंने। गुड़के मतलब समझते हो, मारवाड़ी विद्यार्थी समझ सकता है, तो गुड़के करके मैंने इस सवाल को किया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा तीसरा। आप कहेंगे कैसे होगा? तो सबसे पहले कंडीशनल सिमुलेशन दिया। कंडीशनल क्या होता है? घंटी, कुत्ते को दिया, घंटी बजाई, ठीक है। घंटी बजाने के बाद क्या किया कि अपने अनकंडीशनल क्या भोजन दिया, ठीक है। उसके बाद कुत्ते ने क्या किया? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया, क्या दिया? लार दिया। ये एक क्रम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कर दो, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं पोस्ट कर दूंगा। और जैसे एल्बर्ट बांडुरा का मैंने समझाया था ना, और एक मैडम ने कमेंट किया था कि सर फर्स्ट ग्रेड में आ गया अटेंशन रिटेंशन, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। ये भी मैं पोस्ट करके समझा दूंगा, अगर नहीं आएगा यूट्यूब पोस्ट आप देख लेना, है ना, मैं कर दूंगा। एक कथन की उत्तेजक प्रतिमान जो एक अनुक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वो दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक है। प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किस सीखने के अनुबंध सिद्धांत को इंगित करता है? आप कहेंगे सर ये तो हमको आता ही नहीं है, ये आपके सर को भी नहीं आता था, ठीक है ना। क्यों नहीं आता था कि सर है ना यहाँ कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। बाद में मैंने घर पे आके देखा तो ये गुथरी के प्रतिस्थापन सिद्धांत से, क्योंकि ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई थी। आप कहेंगे कि सर आप इतने ईमानदार हो कि सच बोल गए कि मुझे नहीं आता है, आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होती, मैं ही आपकी तरह बालक हूँ, मात्र मेरी उम्र 21 साल है और मैंने कोई सवाल गलत किया है तो गलत किया है, गलत मतलब ये मैंने अनअटेम्प्ट ई ऑप्शन किया था। सच बोलने में कुछ भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। सच हमेशा सच बोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेका एवं अहम का अनुभव का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? ये बहुत आसान सा सवाल है। यूरेका दैट मीन्स पा लिया, हुई रे, हाथ आएगो, मिल गियो, आई गॉट इट, ये होता है यूरेका, ठीक है। यूरेका का मतलब होई रे मार्कन आएगो, मेरे को मिल गया, आई गॉट इट, ठीक है। इसको बोलते हैं यूरेका, दैट मीन्स पा लिया, हिंदी में बताता हूँ, ठीक है ना। तो यूरेका या कहते हैं अहा अनुभव, ये चीज़ क्या होती है? ये कुछ भी नहीं होता, ये संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो ये है अपने क्या कहते हैं, कोहलर से, ठीक है ना, रटना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडुरा का सिद्धांत। ये देखो मेरी यूट्यूब पोस्ट में जाओ, वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी कोई चीज़ समझाई है ना अभी तक, तो यूट्यूब पोस्ट में मैंने बांडुरा का सिद्धांत समझाया था। क्योंकि एक फर्स्ट ग्रेड की मैडम ने, किसी और मैडम ने कमेंट किया था कि सर बांडुरा का सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है, समझा दो। मैं फ्री था और मैंने बांडुरा का सिद्धांत एक पॉइंट लिख कर, इमोजी यूज कर बहुत अच्छे से समझाया। यूट्यूब पोस्ट में जाओ, चैनल पे क्लिक करो, पोस्ट, वहाँ ऊपर पोस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ जाओ, ठीक है ना। और नेक्स्ट डे किसी और मैडम का कमेंट आता है कि ओए रे सर, मैं क्या हो गया, डर लग गया मेरे को तो, कि सर ये तो सेम टू सेम आ गया, अटेंशन रिटेंशन, ठीक है, मोटिवेशन, और ये वाला सवाल था, ठीक है ना, ठीक है। और ये देखो हिंदी में मैंने तो इसको याद किया नहीं था, मैंने तो इंग्लिश में ही किया था, तो मुझे देखो मैं बोल भी रहा हूँ, अटेंशन रिटेंशन मोटिवेशन सबसे लास्ट है, ठीक है। और यहाँ मेरे तो था पुनरुत्पाद, लेकिन देखो यहाँ उत्पाद लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने उसमें पोस्ट के अंदर लिखा है पुनरुत्पाद, देखो यहाँ उत्पाद लिखा है, इसलिए हमेशा कहता हूँ इंग्लिश में रट लो, ठीक है ना। ये अवधान धारणात्मक में आप डापा चूक हो जाओगे, ठीक है ना। इंग्लिश में रट लो बांडुरा का सिद्धांत, तो इसका हो जाएगा अटेंशन रिटेंशन इमिटेशन और मोटिवेशन, BCAD। ये तो गाली हो गई, ठीक है। चिन्ह गेसाल्टवाद सिद्धांत किसका है? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, गेसाल्टवाद तो है वर्दीमर का, चिन्ह गेसाल्टवाद किसका है? देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। पहले जब मैं गोले बना रहा था ना, तो मैंने घोड़े से नींद में इसको वर्दीमर कर दिया, वापस घोड़े भरते टाइम मेरी तीसरी आंख खुली के पवन की, हाँ बेटा ये लिखा हुआ चिन्ह गेसाल्टवाद। मैंने कहा ओए रे अबार गढ़ तो जाओ तो, ठीक है। तो उसका चिन्ह गेसाल्टवाद किसका है? तो टोलमैन का है। किसका है? टोलमैन का। और खाली गेसाल्टवाद आ जाए, चिन्ह हटा दे, तो आपको करना है वर्दीमर। बट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि चिन्ह गेसाल्टवाद किसका है, सो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, टोलमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, टोलमैन के अधिगम सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया? ऊंदरे का किया गया। मारवाड़ी में ऊंदरा किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों
के विषय को समझने के बाद एक छात्र अपने शिक्षक से कुछ सवाल पूछता है, ठीक है ना। देखो एक शिक्षक था, उस शिक्षक ने क्या किया, बच्चे को ये चैप्टर पढ़ाया, उसमें से बच्चे ने क्या कुछ अंश पढ़े, ठीक है ना। उस अंश को पढ़कर धापुड़ी जो थी, धापुड़ी ने क्लास में अपने टीचर, ठीक है, टीचर से कुछ सवाल पूछे, टीचर से सवाल पूछे, ठीक है ना। ये 5E लर्निंग मॉडल आपको बुक में मिल जाएगा, उसमें से आपको बताना है कि ये किस मॉडल का कौन सा क्रम है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर 5E का क्या मतलब हुआ, 5E का क्या मतलब हुआ, यहाँ देखो इंग्लिश में देखो, देखना 5E का मतलब बता रहा हूँ हिंदी में, इसीलिए मैं कहता हूँ साइको हमेशा इंग्लिश में पढ़ो। देखो ये ई, ये ई, ये ई, ये ई, तो देखो 5E पूछा था, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया, आई है, तो इन तीनों में से कोई हमारा एक सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब कौन सा हो गया। तो देखो अंशों से कुछ सवाल पूछता है, दैट मीन्स वो आगे विस्तार कर रहा है अपने ज्ञान का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है, तो इसका, क्योंकि भाई पहले इतना सा ज्ञान था, अब नए नए सवाल पूछ के और ज्ञान का विस्तार करेगा ना। जैसे धापुड़ी की सहेली पपुड़ी ने एक दिन उसको बैठाया और बैठा के बोला, पप्पू हाँ मैं तेरे को आज एक खतरनाक ज्ञान देती हूँ, ठीक है। फिर वो उसको बड़ा खतरनाक ज्ञान देती है, भारी भरकम ज्ञान देती है, ठीक है। फिर धापुड़ी बोलती अच्छा ऐसा होता है क्या, नीट में सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ तो वो ऐसे ठीक है, तो अच्छा वो ऐसे सवाल पूछती है, ठीक है। फिर बोलती है अच्छा ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा, ऐसे हुआ तो क्या परिणाम होगा, BDS मिल गई या आयुर्वेद मिल गई। मेरी बात को सकारात्मक लो, दांत क्यों काट रहे हो आप लोग, दांत मत काटो, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो नए नए क्वेश्चन करेगी, अर्थात वो अपने ज्ञान का विस्तार करेगी, ठीक है ना। कुछ नए सवाल पूछता है, कुछ नए सवाल पूछ के धापुड़ी क्या करेगी, पपुड़ी से पूछेगी भाई बता ना, नहीं रुका मतलब यो, ठीक है। तो वो विस्तार कर रही है अपने ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम की निर्मितिवाद विचार नहीं है, अधिगम का निर्मितिवाद का विचार नहीं है, ठीक है। तो निर्मितिवाद का विचार नहीं है, कौन सा नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है, देखते ही आ गया कि जो नवीन सूचना को बार बार दोहरा कर याद करना, ये निर्मितिवाद का विचार नहीं है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन था तो मैंने टप से कर लिया था। सीखने की प्रक्रिया सूझ एवं दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेसाल्टवाद के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित नहीं की गई। गेसाल्टवाद ने कौन सी अपने क्या कहते हैं, गेसाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के लिए कौन सी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया है। संज्ञानात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। स्थायी प्रकृति होती है, गेसाल्टवादी कहते हैं कि स्थायी होती है, आपको पता है। थोड़ा सा यहाँ पर है ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। मेरे तो पढ़ा हुआ था तो मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, आप होना ही नहीं है। मन रख लो दिमाग में कि गेसाल्टवाद स्थायी होती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना तो आपकी गैस बनेगी, अगर आप चाय ज़्यादा पीते हो ना गैस बनेगी। फिर आप किसी भी डॉक्टर से इलाज करवा लो, किसी से भी करा लो, चाय का कप जैसे ही लोगे पेट में बोलेगा गुड़ 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 गुड़, पेट क्या बोलेगा, गुड़गुड़ गुड़गुड़, क्या बनेगी आपके गैस। क्यों, अब वो गैस आप जब तक सुलटोगे नहीं, जब तक आपका अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक वो स्थायी रूप से बनी रहेगी। गैस से आपको दिमाग में रखना गेसाल्टवाद, ये रहा, ठीक है ना। और गेसाल्टवाद में हमेशा अधिगम की प्रकृति स्थायी होती है, ठीक है ना। जिसके गैस बनती है ओढ़े से उसके पास जाओ और पूछो कि तेरे गैस बनती है, कहाँ बढ़ती है, कि चाय पीते ही बढ़ती है, हाँ चाय पीते ही बढ़ती है, ठीक है। तो बोलता चाय नहीं पिएगा, तो बोलता चाय नहीं पीता हूँ, तो थोड़ी सी बन जाती है ओढ़े से, ठीक है। अब ज़्यादा बात मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। देखो हंसो और खुश रहो। आप कहेंगे कि सर ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अरे भाई मैं तो आपका दोस्त हूँ यार, ठीक है। मैं कोई सर हेलीकॉप्टर सर थोड़ी हूँ, मैं तो छोटा मोटा फाइटर प्लेन हूँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गेसाल्टवाद में क्या होता है, अधिगम संज्ञानात्मक होता है, स्थायी होता है, और ये क्या कहते हैं, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति होना आवश्यक है, ये भी सही बात है। तो गेसाल्टवाद में यंत्रवत नहीं होता है, ठीक है ना, अधिगम यंत्रवत नहीं होता है, ठीक है, मैकेनिकल नहीं होता। समग्रतावाद का सिद्धांत किसने दिया, बहुत आसान सा सवाल है। समग्रतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, गेने ने दिया था, और किसने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेने ने दिया था क्या, नहीं दिया था, हाँ बोल दिया। समग्रतावाद ही गेसाल्टवाद है, अभी तो बताया था, वर्दीमर ने दिया था, लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही तो बताया था। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि देखो यहाँ समग्रतावाद लिखा हुआ, इंग्लिश में देखो गेसाल्टवाद, गलत उत्तर बता के आपका ध्यान आकर्षित किया। मेरे को समग्रतावाद भी याद है, गेसाल्टवाद भी है, मैं हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ, दोनों साथ पढ़ता हूँ। पर मैं आपको यही सिखा रहा था कि देखो अभी आपको मैं गेसाल्ट सीख रहा था, पीछे समग्रतावाद आता ही सब कंफ्यूज हो गए, जबकि इंग्लिश में देखो गेसाल्ट लिखा हुआ, आप टप से इसका, और मैंने गेने बोला तो किसी ने कहा ही नहीं, कहेगा कैसे, ये तो वन वे ट्रैफिक है। तो समग्रतावाद या गेसाल्टवाद के कौन है, वर्दीमर और अन्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको सिखाने के लिए एक ट्रिक थी मेरी, ठीक है। अधिगम सोपान की है, कमेंट बॉक्स में बताओ अधिगम सोपान की किसने दी और अधिगम सोपान की के स्तर क्या है, और पहला स्तर से लेकर आखिरी स्तर तक जो कमेंट में लिखेगा उसको मैं भेजूंगा एक लाल, हरा, पीला, नीला, काला, धोला दिल, जो कि इमोजी वाला, ठीक है। और जिसके बच्चे के ज़्यादा दिल आए ऐसे अलग अलग रंगों के, समझ जाना वो बच्चा दाढ़ फाड़ सर है या दाढ़ फाड़ मैडम है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम सोपान की उच्चतम अवस्था है, बहुत आसान सवाल है। समस्या समाधान अधिगम, इस समस्या समाधान अधिगम में तर्क की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, तर्क की, फैक्ट की आवश्यकता होती है, तर्क और फैक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने को सामान्यतः
क्या कहते हैं सामान्यतः जाना जाता है। गेने के सीखने के संकेत अधिगम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, आपने को ये बताना है। तो ये जाना जाता है परंपरागत संबद्धता सिद्धांत। आप कहेंगे कि सर परंपरागत संबद्धता सिद्धांत तो किसका है, थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक के जो लघु नियम है ना वो है, बिल्कुल थॉर्नडाइक का लघु नियम है। थॉर्नडाइक का परंपरागत समृद्धता सिद्धांत, ठीक है, गेने के ये सीखने के नियम से ही प्रभावित है, ठीक है ना। ऐसे होते हैं सर, अच्छे सर, पीपी सर के जैसे, जो गेने का सिद्धांत पढ़ाते पढ़ाते थॉर्नडाइक से जोड़ दिया। अगर एग्जाम में आ जाए कि थॉर्नडाइक का क्या कहते हैं, जो कौन सा सिद्धांत अपने क्या कहते हैं परंपरागत समृद्धता सिद्धांत जो है ये है थॉर्नडाइक का, ठीक है ना। ये गेने के कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो संकेत अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बालक सीधे हाथ अर्थात राइट हैंड से लिखना शुरू करता है और बाद में ये क्या करता है, वो लेफ्ट हैंड से भी लिखना शुरू हो जाता है। देखो जब भी दो फैक्ट आए ना एक जैसे, ये हाथ है मेरा, शरीर में आपके जो भी दो अंग एक जैसे हैं, ठीक है, चाहे आपके दोनों कान हो, चाहे आपके दोनों आँख हो, चाहे आपके दोनों क्या और दो एक जैसे क्या होते हैं, ठीक है, दोनों हाथ है दोनों पैर है, ठीक है। जब भी दो आए तो कुछ मत करना, आंख मींच के द्विपार्श्व अधिगम कर देना, अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट है, एक छोटे बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया। लाल गुलाब छोटे बच्चों को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मेरे को तो किसी ने दिया था 2 साल पहले। ये मैंने क्या लिखा है आप समझ चुके हैं, वो बहुत अच्छी इंसान थी। कोई खुश नहीं रहना है, मेरे को बर्बाद कर दिया, खुश रहो। हट मेरे को डिस्टर्ब कर दिया पूरी ज़िंदगी, अब खुश रहो। डिस्टर्ब नहीं किया होता तो मैं यूट्यूब चैनल ही नहीं खोलता। कोई खुश नहीं रहो, खुश रहो, है ना, मस्त रहो, जीवन में आगे बढ़ो, है ना, सॉरी, है ना, हमेशा खुश रहो, ठीक है। एम दैट मीन्स जो सुबह, अपराहन, पूर्वाहन, वो एम बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ। मैं पानी पी रहा था इसलिए फालतू एक हाथ से बकवास कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फटाफट पानी पी लेता हूँ, ठीक है। एक बच्चे को देखो लाल गुलाब का कांटा चुभ जाता है, ठीक है, उसे काफ़ी चोट लगती है, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा क्या होगा कि लाल रंग की कोई भी चीज़ देखेगा ना डर जाएगा। मान लो कि दापुड़ी पहले कालू के पास थी, कालू ने दापुड़ी को बचीड़ मेल दिया। अब दापुड़ी किसी भी छोरे को देखती है तो डर जाती है कि यार छोरे सारे बचीड़ मेल देते हैं। फिर दापू को मिला कमलेश, कमलेश ने पंपोड़ के पोटा के दापू डार्लिंग, यस बेबी, दापू बेबी, ऐसे ऐसे पोटा के कमलेश ने क्या किया कि दापुड़ी को दिमाग रिलैक्स किया, उसका भय भग गया, ठीक है ना। वो चीज़ को देखकर जो डरने लग गई थी ना वो भय भग गया। तो ठीक है, तो पहले क्या हुआ था कि दापुड़ी उद्दीपक सामान्यकरण हो गया था। दापुड़ी को सामान्यकरण कैसे हुआ कि जैसे ही कालू ने बचीड़ टेका दापुड़ी को, अब दापुड़ी को लगा कि सारे बॉयज़ एक जैसे हैं, तो दापुड़ी को सारे बॉयज़ दैट मीन्स सारे बॉयज़ उद्दीपक सामान्यकरण दैट मीन्स सारे उद्दीपक सारे बॉयज़ एक जैसे लगने लगे। गर्ल्स कहती है ना अगला छोरा एक जड़ा ही है, सब छोरे एक जैसे होते हैं, सारे बॉयज़ एक जैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक उनको कमलेश मिला नहीं है, अभी तक उनको सिर्फ कालू ही मिला है। जैसे ही कमलेश मिलेगा, कमलेश समझाएगा, प्यार से समझाएगा, ठीक है, तो उद्दीपक सामान्यकरण के बाद वो उद्दीपक विभेदन हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने मजाक में आपके 2 कंसेप्ट क्लियर करवा दिए, एक उद्दीपक विभेदन और एक उद्दीपक सामान्यकरण। देखो वापस से समझाता हूँ, एक वर्ड ये पकड़ो सामान्यकरण, एक वर्ड पकड़ो विभेदन। सवाल एग्जाम में आता है, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये क्या कहते हैं जो टाइम पास करने में, ठीक है ना। रात की कितनी बज रही है, 11:30 1 मिनट देखता हो ना छोटे वाले फोन, 11:33 हो रखे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, एक होता है सामान्यकरण, एक होता है विभेदीकरण। इसको एग्जाम्पल से समझे। अपनी दापू डार्लिंग है ना, दापू के पहले कमलेश की गर्लफ्रेंड थी दापू। हालांकि गर्लफ्रेंड वर्ड अच्छा नहीं है तो मैं अपना वर्ड वापस लेता हूँ, प्रेमिका बोल देता हूँ। तो दापूड़ी पहले क्या थी, पहले कालू की मतलब प्रेमिका थी। तो एक दिन कालू को आ गया गुस्सा, ठीक है, क्योंकि धापू बार बार उसको परेशान कर रही थी, उसका दिमाग खराब था। तो कालू ने बचीड़ टेक दिया। जैसे ही बचीड़ टेका तो धापू डर गई और धापू को लगने लगा कि सारे बॉयज़ एक जैसे होते हैं। अब धापू का उद्दीपक सामान्यकरण हो गया। सामान्यकरण दैट मीन्स सारे बॉयज़ एक जैसे होते हैं। फिर 2 साल बाद धापू एक दिन कमलेश से मिली। कमलेश ने उसको प्यार से धापू को पंपोड़ा कि यस धापू डार्लिंग, गुल्फी खाई, गुल्फी दैट मीन्स आइसक्रीम, ठीक है ना, मारवाड़ी में आइसक्रीम को गुल्फी बोलते हैं। अब धापू को लगा यार ये आदमी अलग है। तो अब धापू का क्या हो गया, उद्दीपक विभेदन हो गया। जैसे सेम चीज़ को सेम बॉयज़ को है ना अलग अलग समझना विभेदन, और सारे बॉयज़ को एक जैसा समझना सामान्यकरण। ये एग्जाम में सवाल आता है, 101% आता है, विभेदन और सामान्यकरण में अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BF स्किनर के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में भाषा विकास
निम्नलिखित में से परिणाम है। भाषा विकास, देखो इसको है ना, आपको बीएफ स्किनर का सिद्धांत में भाषा विकास क्या होता है बच्चों में, अनुकूलन एवं पुनर्बलन से होता है, रटना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, अनुकूलन एवं पुनर्बलन, बीएफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावलोव ने एक घंटी बजाई, टन टना टन 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 टन, ठीक है, घंटी बजा दी पावलोव ने अपना प्रयोग किया था 1904 में। कैसे याद रखोगे, देखो पावलोव में पहला अक्षर क्या होता है, प, ठीक है, और 1900 प होता है, और 1904 में भी क्या होता है, चार प जैसा होता है। तो 1904 में पावलोव ने घंटी बजाई, टन, ठीक है। 2 मिनट बाद देखो घंटी अब बजाई है पावलोव ने घंटी बजा दी, ये टंकोरा, ठीक है। पावलोव ने घंटी बजाई, घंटी बजाने के 2 मिनट बाद पावलोव ने क्या कहते हैं, मांस का टुकड़ा दिया, किसको दिया, कुत्ते को। कितने मिनट बाद, 2 मिनट बाद। तो देखो घंटी क्या थी, घंटी थी कंडीशनल उद्दीपक, ठीक है, मतलब, और मांस का टुकड़ा क्या था, अनकंडीशनल, ठीक है। तो इनके बीच में 2 मिनट का गैप है, तो इसको क्या बोलेंगे 2 मिनट के गैप को, तो देखो 2 मिनट का, देखो इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ये चारों ऑप्शन देखो, कुछ मत समझो। देखो सहकालिक, दैट मीन्स घंटी बजते ही भोजन आ गया, सहकालिक कि जैसे ही घंटी बजी टन के लो सा खाओ रोटी, तो ये हो गया सहकालिक अनुबंधन। विलंबित का मतलब हो गया डिले। विलंबित कब होगा कि घंटी बजाई, टन घंटी बजाई, सांस ली और भोजन दे दिया, ठीक है, तो विलंबित हो गया। अवशेष क्या होता है, अवशेष का मतलब हो गया पहले घंटी बजाई, टन घंटी बजाई, अब 10 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, उसके बाद उसको क्या ले, रोटी खाई कुत्ता, तू कुत्ते को ऐसे बुलाते हैं, तू तो बीच में देखो इतना गैप हो गया। अब कुत्ता राम भूल गया, सॉरी मैं अपना शब्द शायद ठीक नहीं रहेगा ये, तो अब कुत्ता जी भूल गया कि घंटी बजाने का और इसका दोनों का संबंध क्या है, भोजन का। साथ साथ देते तो टप से समझ जाता है कि जैसे ही घंटी बोलती है भोजन आता है। विलंबित में थोड़ा सा समय होता है तो तुरंत पकड़ लेता है। अवशेष का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो यहाँ देखो 2 मिनट बाद कुत्ते को रोटी दी, तो ये हो गया अवशेष अनुबंधन। और पश्चगामी अनुबंधन में क्या हो गया कि कुत्ते को ला के रोटी खिला दी, कुत्ते ने रोटी खा के डकार कर ली, फिर वो गली में गया किसी को ढूंढने। कमेंट बॉक्स में बताओ किसको ढूंढने गया, किसी को बटका भरना था उसको ढूंढने गया। मैं तो गलत बात करूँगा ही नहीं, ठीक है। तो अब जैसे ही कुत्ता ने रोटी खा ली, उसके 10 मिनट बाद आप घंटी बजा रहे हो, अब घंटी से कुत्ते को क्या लेना, तो वो होता है पश्चगामी अनुबंध। इस वीडियो को पीछे रिपीट करो, पीछे जो होता है ना ऐसे इस तरफ 3-4 बार ठोको, ठीक है, और वापस से ये चारों टॉपिक समझो। लिख के देता हूँ आपकी कसम, 101% ऐसे सवाल 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन चारों में अंतर पता कर लो। बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, विलंबित और अवशेष में होते हैं। देखो विलंबित, ये मान लो ये लाइन है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। विलंबित का मतलब क्या होगा, ये घंटी और घंटी के जस्ट बाद में ये भोजन, ठीक है, ये हो गया, ये होगी विलंबित। अवशेष क्या होगा, ये घंटी टन, ठीक है, और घंटी बजने के इतने टाइम बाद थोड़ा सा जाके भोजन दिया, ये हो गया अवशेष, ठीक है ना। यहाँ तुरंत दे दिया और यहाँ इतने टाइम का गैप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक C.S. हल से किस संप्रदाय का संबंध है। बहुत आसान सा है। C.S. हल तो हमेशा ड्राइव की बात करता है, अंतर्नोद की बात करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। शायद मेरी स्क्रीन काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार वह जो जीव को प्राकृतिक रूप से पुनर्बलित करता है उत्तरजीविता से संबंधित कहलाता है। बहुत आसान सा सवाल है, स्किनर के हिसाब से अपने को बताना है। तो ये कौन सा होता है, प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक होता है। कौन सा होता है, प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के अनुबंध में अनुक्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होती है एवं नियंत्रण में होती है और ऐच्छिक भी होती है, ठीक है ना। नियंत्रण होगी और ऐच्छिक, दैट मीन्स उसकी इच्छा होगी तो करेगा। ये किस अनुबंध में होता है, तो डेफिनेटली बहुत आसान सवाल है, निमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। कौन सा नहीं है, फ्राइड नहीं है। फ्राइड क्या होता है, फ्राइड का सिद्धांत कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने खाना खा लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ फ्राइड का सिद्धांत कौन सा है, मैं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आईपी पावलोव एक रूसी क्या थे, आईपी पावलोव क्या थे, तो यहाँ सब करके आएंगे मनोवैज्ञानिक, लेकिन मेरे तो पढ़ा हुआ था कि वो एक शरीर वैज्ञानिक थे। शरीर वैज्ञानिक क्या होता है कि जो शरीर पे चर्चा करता है, और मनोवैज्ञानिक क्या होता है जो खोपड़े पे चर्चा करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावलोव शरीर वैज्ञानिक था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निर्मितिवाद के अधिगम से संबंधित है। देखो निर्मितिवाद के अधिगम से संबंधित कौन सा है, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। आप कहेंगे सर आपने टप से कैसे कर लिया, बेटू मेरे पढ़ा हुआ है ना। आप भी आज के बाद आप भी समझ जाओगे, निर्मितिवाद प्याजे, निर्मितिवाद प्याजे, निर्मितिवाद प्याजे। बोलो भारत माता की जय हो। अगर आप सच्चे देशभक्त हो
तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखो भारत माता की जय। आप और हमको सब खाने पीते पीने हंगने जो भी आप समझ सकते हो पढ़ने सारी सुविधा कौन देती है? भारत माता देती है। तो भारत माता की जय बोलो। अब कोई कह देगा सर आप भारत माता की जय बुला रहे हो, भारत माता आपकी क्या लगती है? भारत माता मेरी माँ लगती है, ठीक है, हम सब की माँ लगती है। कमेंट बॉक्स में लिखो भारत माता की जय है। मेरे को फ्री में काम कर रहा हूँ यार, यूट्यूब से 1 रुपया नहीं आता मेरे अकाउंट में, ठीक है। मेरे सम्मान में लिख दो भारत माता की जय, पवन सर की जय, थोड़ा सा प्यार से ओड़े से पवन सर की भी जय लिख देना, पवन सर राजी हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं सीरियसली सच बता रहा हूँ, आज तक मेरे अकाउंट में यूट्यूब से 1 रुपया नहीं आया है। कोई कह देगा सर 20 पैसा आया, नहीं राजा 20 पैसा भी नहीं आया, मतलब 1.1 पैसा भी मेरे अकाउंट में यूट्यूब से नहीं आया। जो सच है वो सच है, ठीक है। मतलब सच में मैं कर रहा हूँ सिर्फ बहन बेटियों के सम्मान में, जो घर से नहीं निकल पा रही है, पढ़ नहीं पा रही है, ठीक है, उनके सम्मान में करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वाह पवन सर वाह, या आप लिखते हैं थैंक यू पवन सर थैंक यू, या आजकल बच्चे लिख रहे हैं पवन सर की जय हो, 1-2 बच्चों ने लिखा है, मैं देख रहा था। ये सिर्फ मुझे राजी करते हैं, मुझे एक ऊर्जा प्रदान करते हैं और मैं अगली क्लास में और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सच कह रहा हूँ, 1 रुपया नहीं मिला है मतलब नहीं मिला है, ठीक है ना। सब प्रेम से कर रहा हूँ। आज मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ किस कंडीशन में बना रहा हूँ मुझे पता है, ठीक है ना। रात की अब थोड़ी देर में 12 बजने वाली है, ठीक है, और मेरे को आ रहे हैं जेरे, ठीक है ना। फिर भी मैं क्या कहते हैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आज मंगलवार था और मैं काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितिवाद अधिगम्य अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है? देखो सही नहीं है ना, ऐसे सवालों पे हमेशा ध्यान रखना कौन सा सही नहीं है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अध्यापक विद्यार्थियों के स्वतंत्र चिंतन हेतु पोषित करने का सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक प्रामाणिक अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक जटिल अधिगम का वातावरण प्रदान करता है, ये तो फालतू बात है। जटिल अधिगम थोड़ी, अध्यापक तो सरल अधिगम बनाता है। तो गलत कौन सा हो गया? सही नहीं कौन सा हो गया? तो चौथा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट गेने, कमेंट बॉक्स में बताओ रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानकी के कितने स्तर थे, ठीक है ना। तो रॉबर्ट 7 लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, बता दो फिर भी जो अच्छा बच्चा होगा। रॉबर्ट गेने के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में विशेषण तर्क एवं चिंतन, अरे यार ये तो मैंने पीछे बताया था आपको, विशेषण तर्क एवं चिंतन किस में चाहिए? तो मैंने पीछे बताया था ना, समस्या समाधान में चाहिए। मैंने बोला तर्क और फैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ चाहिए? तो तर्क चिंतन ये सब चाहिए समस्या के समाधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अंतरण के समान तत्वों का सिद्धांत, बहुत आसान सा आंडू गांडू क्वेश्चन है कि समान तत्वों के अंतरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने के लिए बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। देखो ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार करवाता हूँ। शून्य का मतलब पहले कुछ सीखा है, नए में कोई काम नहीं आएगा। निरपेक्ष स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। धनात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? पहले जो आदमी हेलीकॉप्टर चलाता था, ठीक है, वो अभी फाइटर प्लेन चलाएगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत पता होगा कि कौन सा खटका दबाने से हेलीकॉप्टर उड़ता है, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो। तो उसका धनात्मक स्थानांतरण होगा। मेरे को हेलीकॉप्टर दे देवे तो मैं ले जाके ऊँट या बेराम टेक दूँ, मेरे को चलाना आता ही नहीं है हेलीकॉप्टर, मेरे को पता ही नहीं कौन सा खटका दबाना है, सारे खटके दबा दूंगा मैं तो। अधिगम स्थानांतरण का ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है? अब मान लो कि कोई हेलीकॉप्टर का पायलट है, ठीक है, उसको दे दिया हरक्यूलिस C-136J, दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। भारत के पास 4 थे, एक आगरा में गिर चुका है, अभी भारत के पास ऐसे 3 विमान हैं, ठीक है ना। बाड़मेर में इस विमान को दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है, हरक्यूलिस C-130J नाम है, ठीक है ना। अब कोई मान लो हेलीकॉप्टर का पायलट है, छोटा मोटा पायलट है, उसको कह दिया हरक्यूलिस उड़ाना है, तो वो उड़ा पाएगा? नहीं उड़ा पाएगा। उसको उड़ाने के लिए दे दिया तो वो हेटा पटक देगा, दैट मीन्स गिरा देगा। तो वो उसका कौन सा? ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया। मतलब पहले से उसका हेलीकॉप्टर उड़ाना जो सीखा था ना, वो आगे कहीं काम नहीं आया। लेकिन जिसने हेलीकॉप्टर उड़ाया है ना, वो फाइटर प्लेन उड़ा सकता है, क्योंकि सिस्टम लगभग सेम काम करता है अगर थोड़ी सी उसे ट्रेनिंग दे। शून्य अधिगम का क्या मतलब होता है? कि पहले मैं मोटरसाइकिल चलाता था, धुन तन सॉरी मोटरसाइकिल तो धूम धूम मचा ले, ऐसी होती है। दिन तन तो मैं जब छोटा बच्चा था ना, तो एक टीवी शो आता था कसौटी जिंदगी की। कौन सा आता था? कसौटी जिंदगी की। आज की जो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है अमेठी से, अभी तो राहुल जी जीत गए, स्मृति जी ईरानी जो पूर्व मंत्री थी ना, वो कसौटी ज़िंदगी की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अगर जो बच्चे 2000 के आसपास जन्मे हैं और उस समय जो टीवी देखते थे और जिन्हें याद होता है ना, उस समय या आज, अभी तो केंद्रीय मंत्री है नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उस समय है ना सास बन के आती थी और एकदम नकटी सास थी, ठीक है। एक होती थी कमोलिका। कौन होती थी? कमोलिका। जब भी कमोलिका आती थी तो आवाज़ आती थी कमलिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जब छोटा बच्चा था, शायद 2 से 5 साल का था, तब कमलिका मेरी क्रश थी,
ठीक है, जो कि मैं 2-5 साल का था, मान लो 5 साल का था, तो कमलिका उस समय कम से कम 27 साल की थी, बट मेरे को बड़ी प्यारी लगती थी। फिर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कमलिका तो नकटी है, ठीक है, उसका पीछे वो जैसे ही आती थी पीछे आवाज़ आती थी कोमलिका, ठीक है। फिर मेरे को बताया कि कोमलिका तो बदमाश है, तो मैं समझ गया कि अब अपने को इसको प्यार नहीं देना है। टीवी में से दे रहा था मैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत, ये शायद मैं उस समय 5-6 साल का था, छोटा बच्चा ही था। निम्नलिखित में से कौन सा, मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखता था, टीवी में कोई भी सीरियल आता था ना, मुझे पूरी की पूरी स्टोरी याद होती थी, क्योंकि वो पहले से मेरे देखा हुआ होता था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत अधिगम अंतरण में सहायक नहीं है? कौन सा अंतरण में सहायक नहीं है, अपने को ये बताना है। मानसिक अनुशासन, तथ्यों का विशुद्धता, समरूप तत्व, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण, इसमें से कौन सा अंतरण में सहायक नहीं है? तथ्यों की विशुद्धता अधिगम अंतरण में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आत्म संप्रत्यय का निर्माण ही अधिगम है? बहुत आसान सा सवाल है। कार्ल रॉजर्स ने कहा, कार्ल रॉजर्स ने मानवतावाद का सिद्धांत दिया था। आप कहेंगे कि सर मैस्लो ने भी दिया था, बिल्कुल बेटा, लेकिन मानवतावाद के सिद्धांत कार्ल रॉजर्स ने ही दिया है, मैस्लो उसके बाद आता है। कार्ल रॉजर्स जो नींव खोद कर गया था, उस पर मैस्लो ने काम किया था। तो जब भी मानवतावाद बोले कार्ल रॉजर्स, आत्म संप्रत्यय भी कार्ल रॉजर्स, और मानवतावाद में एक और नाम है मैस्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप में अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना क्या कहलाता है? आसान सा सवाल है, इसको अन्वेक्षण अधिगम बोलते हैं, ठीक है ना, अन्वेक्षण अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। देखो, अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम अनुभव पर आधारित है, ये भी सही बात है। अधिगम निष्क्रिय होता है, गलत बात है। शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं, ये भी गलत बात है, स्थानांतरण नहीं करते वो तो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों सही है क्या? तो देखो बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है दोनों ही सही है, लेकिन कलाम ने किसको सही माना है? तो कलाम ने इसको सही माना है ना। मैं हमेशा सारी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। कलाम ने इसको सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत संगठन एवं अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आयु की मूलभूत धारणा है। देखो, ये आपको पढ़ा हुआ होगा तो ही आएगा। ये किसकी मूलभूत धारणा है? तो ये डेविड आसुबेल की है। किसकी है? आसुबेल की, ठीक है ना। एडवांस ऑर्गेनाइजर किसकी है धारणा? डेविड आसुबेल की है, ठीक है ना। एडवांस में कौन चलता है? आसुबेल, डेविड आसुबेल। बांडूरा माय लव, तू भी आ गया, ठीक है ना। आप जाओ यूट्यूब पे, चैनल पे क्लिक करो, राइट साइड में आप जाओगे तो पोस्ट आएगी, वहाँ मैंने बांडूरा का सिद्धांत इतना अच्छे से समझाया, इतना अच्छे से तो मैं मतलब क्या बोलूँ आपको, आप समझ जाओ, ठीक है ना। बांडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल्स की बजाय उस मॉडल को चुनना पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है ना। तो ये कौन सी प्रक्रिया है इसमें? तो ये अवधानात्मक है, अटेंशन, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझते हैं। धापुड़ी थी, धापुड़ी को क्या किया कि कालू ने बची ठोक दिया डपीड, मतलब मार पीट कर दी। तो अब धापुड़ी का मूड खराब हो गया, यार कालू डार्लिंग, यार तूने मेरे को पीट कैसे दिया, मेरे पे हाथ कैसे उठा दिया, ठीक है। मैंने एक बार किसी से कहा था कि तुम चुप रह जाओ, उसने मुझे 3 महीने तक सुनाया था। पवन, आपने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया तुम चुप रह जाओ? मैं कहा बापुड़ी दब जा, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। उसने 3 महीनों तक मेरे से सुनाया, मेरे को चुप रह जा कैसे कह दिया। फिर मुझे पता चला कि मैं भी हूँ पी पत्नी पीड़ित पुरुष नहीं हूँ, मेरी शादी सगाई कुछ भी नहीं हो रखी है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है ना। तो देखो, ये दंड, अगर दंड दोगे तो वो दूर भागेगा, ठीक है, और कुछ और दोगे तो वो पास आएगा, ठीक है ना। मतलब कुछ और मतलब प्रेम, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? अटेंशन, ठीक है ना। दांत मत काटो, पढ़ाई करो। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार करिए। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से अर्जित प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। अधिगम में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं, नहीं, गलत बात, स्थायी होते हैं। तो कौन सा सही हो गया? 1 और 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन व्यवस्थापन ही अधिगम है, ये कथन किसने दिया था? बहुत आसान सा कथन है, रटा हुआ होगा, तुरंत पकड़ लोगे। स्किनर। देखो, आपकी जो स्किन है, आपकी हाथ की स्किन है, ठीक है, या पैर की स्किन है, वो देखो बढ़ रही है, ठीक है ना, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो उत्तरोत्तर अनुकूलन किसने कहा था? स्किन ने कहा था। स्किन, दैट मीन्स स्किनर। ये छोटी सी पीपीपी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार अब यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, आपके कमेंट ही मेरी ऊर्जा है। लिख दो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखो जल्दी से लिखो, लिखना यार, क्या देख रहा है? नहीं लिखेगा मत लिख। मैं तो मेरी उन बहनों के लिए करता हूँ जो लिखती है, नहीं लिखना तो मत लिखो, लिख दे।
यार काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, मेरे को नींद आ रही है और मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। दिमाग रोज़ ही ख़राब रहता है सर आपका ऐसा मत लिखना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम को परिपक्वता से अलग करती है? देखो, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी परिपक्वता वर्ड आ जाए, ठीक है, और मूल प्रवृत्ति वर्ड आ जाए तो वो अधिगम होता ही नहीं है। ये मैंने आपको पहले टॉप 5 क्वेश्चन में एक जगह बताया था। जब भी मूल प्रवृत्ति या परिपक्वता मैच्योरिटी आ जाए तो वो अधिगम नहीं होता, वो अपने आप आंतरिक रूप से ही पहले से ही फिक्स होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अपने से पूछा भी यही है कि अधिगम और परिपक्वता को आपस में अलग कौन करता है? इसमें पुनर्बंधन का कोई स्थान नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रेरकों पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ये इस चीज़ को अलग करती है। अधिगम और परिपक्वता को अलग कौन सा करता है कि इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है, क्योंकि अधिगम के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, परिपक्वता के लिए अभ्यास करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना। धापुड़ी को अगर कुछ सीखना है पपूड़ी से कि पपूड़ी यार ये कैसे होता है, ठीक है ना, तो धापुड़ी अधिगम करेगी, बार बार उस चीज़ को 2-3 बार उस क्रिया को दोहराएगी, मतलब नीट के पेपर सॉल्व करेगी, तब धापुड़ी को अधिगम होगा कि अच्छा ये काम ऐसा होता है। परिपक्वता क्या होती है? धापुड़ी को थोड़ा सा कुछ चीज़ें धापुड़ी को अपने आप अकल में आ जाती है, बचपन से आई हुई होती है। ठीक है ना, कि भाई कोई ख़राब आदमी उससे दूर रहना, वो धापुड़ी की परिपक्वता है। ठीक है ना। तो देखो, अधिगम के लिए आपको क्या कहते हैं, बार बार है ना अभ्यास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक नहीं है। कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक नहीं है, ये बताना है। संवेदी क्षमता अधिगम को प्रभावित करती है? नहीं करती है। विद्यालय का परिवेश अधिगम को प्रभावित करती है क्या? नहीं करती है। कैसे नहीं करती है? विद्यालय में मान लो कि सबकी सेटिंगें चल रही है, तो बच्चे की भी सेटिंग होगी अपने, मतलब पढ़ाई के साथ, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझो बात को। ठीक है। और विद्यालय में मान लो कोई स्ट्रिक्ट मास्टर है, ठीक है, हमारे ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, वहाँ एक तेजराज विश्नोई करके एक टीचर था। इतना घटिया टीचर था, सबको पीटता था। ठीक है। और मतलब बहुत बुरा आदमी था। ठीक है। बाद में उसको ना एनल कैंसर हो गया। अब एनल कैंसर क्या होता है मैं समझा नहीं सकता इस वीडियो में। ठीक है। और सारे बच्चे मतलब ऐसे थे कि बहुत ख़राब आदमी था वो। ठीक है ना, बहुत घटिया आदमी था। मैं तो आज भी कहता हूँ सही काम हुआ, उसको और 2-4 धमाकेदार होने चाहिए थे। ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। कैंसर बहुत बुरी बीमारी है, कैंसर बहुत बुरी बीमारी है, और वो हमारे गुरु थे। ठीक है। और TR विश्नोई, ठीक है, अब जैसा भी आदमी ख़राब था, बट ठीक है, कैंसर के लिए हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। पता नहीं यार, मेरे तो एक मतलब यार आदमी TR विश्नोई ख़राब था, सच बात यही है। मेरा टीचर ही था। ठीक है। उसी की स्कूल थी, मतलब पार्टनरी में थी, बट यार वो छोरियों को भी चोटियाँ पकड़ पकड़ के ठोकता था, मतलब गालियाँ बोलता था। इतनी तो मैंने भी ज़िंदगी में सुनी नहीं होगी, सारी मैं वहीं से सीख के आया था। ठीक है। मतलब यार मैं गलत तो उसको नहीं कहना चाहता, उसको अब एनल कैंसर भी हो गया था बाद में, बट यार चलो टीचर है, सम्मान कर देते हैं। मेरे को मन में ना बहुत मेरे बड़बड़िया उठ रहा है मन में कि यार बहुत ख़राब आदमी था, पर फिर भी ठीक है कि मैं उसको अब अच्छा कह देता हूँ, वाह सर आपकी आत्मा को सुकून मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। तो देखो, कौन सा कारक नहीं है, तो संवेदी क्षमता तो अधिगम को प्रभावित करती है, संवेगात्मक स्थिति भी प्रभावित करती है। ठीक है ना। विद्यालय का परिवेश अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से यदि कुत्ता किसी एक घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित करता है, ठीक है, उससे मिलती जुलती दूसरी आवाज़ पर भी लार स्तरित नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। मैंने आपको पीछे सिखाया था, याद आया? जब धापुड़ी को कालू ने बची ठोका था, तो धापुड़ी को लगा था सारे बॉयज़ एक जैसे होते हैं, तो धापुड़ी ने सामान्यकरण कर लिया था। लेकिन बाद में कमलेश ने जैसे ही धापुड़ी को प्यार से पंपोड़ा, धापू डार्लिंग किया, तो धापुड़ी को पता चला कि सारे बॉयज़ अलग अलग होते हैं, तो वो विभेदन हो गया। ठीक है। तो हमसे यही पूछा है, कुत्ता एक घंटी पर तो लार स्रावित करता है, लेकिन मिलती जुलती दूसरी घंटी पर नहीं करता है। ठीक है। तो विभेदन हो गया, कुत्ता विभेद कर पा रहा है, धापुड़ी कालू और कमलेश में विभेद कर पा रही है, कुत्ता घंटी 1 और घंटी 2 में विभेद कर पा रहा है, दैट मीन्स विभेदन। मैं कुछ भी चीज़ फालतू नहीं बताता, मैंने इतने टाइम पहले बताई थी ना। ठीक है, 10 मिनट पहले, वो अब काम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चालक न्यूनता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चालक न्यूनता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत आसान सा सवाल है, CL हल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था चालक न्यूनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में एडविन गुथरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने सीखने के प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये बात सच है क्या? नहीं। गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन पर
अपितु समीपता पर आधारित होता है, नहीं। उत्तरी तो कहता है पुनर्बलन पर आधारित होता है, समीपता पर आधारित नहीं होता। तो दूसरा भी गलत हो गया। तो यार इसमें तो दोनों ही गलत हो गए शायद ये हाँ, तो इस हिसाब, अच्छा ये रहा ऑप्शन, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि ये दोनों ही गलत है। ये तो क्वेश्चन पूरा ही उन्होंने उल्टा लिख दिया, पुनर्बलन पर आधारित होता है, यहाँ तो नहीं लिख दिया ना, तो ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम ठीक है ना, इस पार्ट का अनुबंधित दैट मीन्स अनअनुबंधित, देखो अनअनुबंधित दैट मीन्स स्वाभाविक अनकंडीशनल उद्दीपक देने के बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि पहले तो आपने दे दिया अनअनुबंधित दैट मीन्स भोजन नेचुरल, और भोजन के बाद आपने बजाई घंटी, जब तक कुत्ता खाना खाकर अपनी चला गए थे डार्लिंग, कुत्ती डार्लिंग के पास में, ठीक है। अब खाना खा के वो तो चला गया, ठीक है ना, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन दे दिया, अब पीछे से घंटी बजा रहे हो टन टन, तो अब कुत्ते को क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो फालतू बात होगी, दैट मीन्स फालतू मतलब बैकवर्ड कंडीशनिंग, तो पश्चगामी कंडीशनिंग, ठीक है ना। चलिए गाइस, आगे की 51 से लेकर 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और लगभग रात की 12 बजने वाली है। तो शुभ रात्रि, लव यू, थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में वाह पवन सर वाह मन हो तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो, नहीं लगा कोई बात नहीं। लव यू गाइस, टाटा।